दोस्तों, जीवन में बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जब हम जीवन के उन पहलुओं को किसी न किसी सकारात्मक रूप में आपके सामने लेकर आते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कोई भी अन्य विषय हो जीवन का। तो आज एक ऐसी ही चर्चा या ऐसी ही एक कहानी हम लेकर आए हैं हमारे एपिसोड छोटी सी बात के माध्यम से। बुंदेली रेडियो 90.8 एफएम के हमारे चैनल पर ये कार्यक्रम प्रसारित होगा, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसको आप देख सकते हैं। तो आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर कमलेश अहरवार जी, जो साइंटिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद। आज हम डॉक्टर साहब के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इनका जो जीवन का सफ़र है काफ़ी लंबा रहा है। और इस लंबे सफ़र में उम्र तो हालांकि ज़्यादा नहीं है आपकी लेकिन जो अनुभव है, अनुभव का जो आपका एक दायरा है वो काफ़ी लंबा रहा है। तो डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत। और आज हम जो विषय को लेकर आपसे बात कर रहे हैं वो विशेष रूप से हमारे युवा साथियों और छात्रों को लेकर है जी। तो आपका जो पद है साइंटिस्ट, तो पहले इसके बारे में बताइए कि इस साइंटिस्ट की उपलब्धि को आपने कैसे हासिल किया। जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। और बुंदेली एफएम रेडियो 90.8 जो कि पूरे भारत में चल रहा है और आपके ही सराहनीय योगदान से अच्छे से जो है फेमस हो रहा है, और आपके किए गए कार्य के अनुसार जो है अच्छा चर्चित में है। जो मुझे फीडबैक भी कई जगह से फ़ोन भी मेरे पास आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो शुरुआत है जी, क्योंकि शुरुआत से यदि हम बताएंगे तो ज़्यादा समझ में लंबा आएगा, एपिसोड हो जाएगा हमारा। जी जी। तो शुरुआत 6 क्लास से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जी, क्योंकि 6 क्लास में हम जो है उस समय 10 से 11 वर्ष का था मैं जी। और घर से एक सामान्य साधारण परिवार से था। और मेरे जो माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं वो, और जो मेरा निवास है राजनगर तहसील के अंतर्गत खजुराहो के पास ग्राम बराखेरा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर का निवासी हूँ। और उस समय मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री लटोर अहरवार जो कि सरपंच थे, माताजी श्रीमती प्रिया अहरवार वो भी सरपंच रही हैं। और मेरे बड़े भाई, मैं उनको आदर्श मानता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो उनका भी नाम मैं लेना चाहता हूँ। उनका नाम श्री बहादुर अहरवार है, वो शिक्षक हैं। और उन्होंने के संघर्ष जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया, तो हमने देखा कि लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है। तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। साथ में ही हम 3 भाई हैं। बड़े भाई साहब श्री बहादुर अहरवार जो कि शिक्षक हैं, और मझले भाई साहब श्री जगजीवन अहरवार वो भी सरपंच रहे हैं, और मैं छोटा भाई हूँ उनका, डॉक्टर कमलेश अहरवार। तो मेरे पिताजी एक समाज के लिए समर्पित थे और समाज सेवा का कार्य बहुत अच्छे से करते थे, हमने देखा है। और लोगों के भलाई का कार्य उनको अच्छा लगता था, सुख दुख में शामिल होना जी। और आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ कि 16 अक्टूबर सन 1996 को वो एक मैडम थी, उनका सर्विस कराने के लिए, लगवाने के लिए छतरपुर जा रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो 16 अक्टूबर 1996 में एक्सपायर भी हो गए। लेकिन तब आप उस समय किस उम्र के थे? मैं 10 ईयर का था। 10 ईयर का था। तो बहुत ही हमको कष्ट हुआ, दुख हुआ, और आपके मन पे एक आघात पहुंचा होगा जी। तो बड़े भाई साहब ने पूरा संभाला। मैं उस समय 6वीं क्लास में पढ़ रहा था चंद्रनगर में, और हॉस्टल में रह रहा था। आवासीय हॉस्टल था, सरकारी हॉस्टल था जी। तो मन लगा के पढ़ाई, मुझे जो बड़े भाई साहब ने शुरू से शिक्षा देने का कार्य किया, तो उन्होंने समझाया कि कैसे तरीके से पढ़ाई करना है। तो अच्छे मन से हम पढ़ाई करते थे। और मेरे मझले भाई साहब भी हमारे साथ में रहते थे, जगजीवन अहरवार से वो भी साथ में रहते थे। तो जैसे ही वो दुनिया से चले गए तो हमको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हमने अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया, जोर दिया और लगातार मेहनत करते रहे। तो उस समय जब मैं 6 क्लास में था, तो वहाँ के जो हेड मास्टर थे, सोनी सर थे, बहुत ब्रिलियंट थे, इंग्लिश के टीचर थे। तो उन्होंने जैसे भी आकलन किया हो, मैं नहीं जानता हूँ, तो उन्होंने आकलन किया और वो इंग्लिश पढ़ाते थे। तो उन जो प्रश्न करते थे मैं उसका तत्काल जवाब देता था। तो उन्होंने जब मेरे को बुलाया और हर क्लास में जा करके हर टीचर से इंट्रोडक्शन कराया कि ये छात्र है और ये अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो
परिचित कराया, तो फिर मुझे थोड़ा सा अपने आप में सुकून मिला और लगा कि नहीं वाकई में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर मैं जाके बड़े भाई साहब श्री बहादुर अहरवार जी को बताया, तो उनको भी वो फ़ोन करते थे। और मेरे आदर्श टीचर्स श्री विश्वकर्मा सर, और वो भी घरेलू संबंध थे, तो वो भी भाई साहब को फीडबैक देते रहते थे। फिर लगातार हम पढ़ाई करते रहे, तो 10th क्लास तक मैं हॉस्टल में ही रहा राजगढ़ में। इसके बाद 11th में जब रिजल्ट आया 10th का, तो ठीक था, फर्स्ट डिवीज़न था, लेकिन भाई साहब का कहना ये था कि आपको साइंस लेना है। अच्छा। लेकिन मैं उनके बिना निर्णय अनुसार, क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं होता है, तो जैसा अपने बैचमेंट जो हमारे साथी लोग करते हैं उनको देख करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा डिसीजन लेना तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समझ तो नहीं था। लेकिन मैंने भी डिसीजन ले लिया और एग्रीकल्चर में मैंने 11th क्लास में एडमिशन ले लिया। अच्छा, तो ये आपने एडमिशन अपने मन से, स्वेच्छा से लिया? मन से लिया, क्योंकि जो हमारे साथी थे वो भी ब्रिलियंट थे। अच्छा। और मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, कृपाल पाल है, विनोद अहरवार है, बहुत अच्छे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको बचपन से भी रुचि रही होगी कृषि क्षेत्र में? जी, रुचि थी, थोड़ा बहुत रुचि रही, बिल्कुल रुचि थी। क्योंकि हमने अपना जो जीवन यापन देखा है, खेत खलिहान देखे हैं जी, और खेत में जा कर के बड़े भाई साहब जो कार्य करते थे वो भी देखे हैं, और कार्य भी खेती में किए हैं जी। तो उनके डिसीजन के अनुसार मैंने सब्जेक्ट नहीं लिया, तो मेरे से गुस्सा भी हुए। अच्छा अच्छा। तो फिर बोले जो है आप 100 रुपये लीजिए और नाम कटा करके साइंस में लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। लेकिन मेरा प्लान था कि एग्रीकल्चर में जाएंगे, तो क्योंकि ये हमारा ज़मीन स्तर का सब्जेक्ट है, ज़मीन लेवल का है, और हमारे इस देश की जो आबादी है 75% आबादी हमारी खेती पर निर्भर है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये पॉइंट है हमारे ख़ासतौर पर छात्रों को, युवा साथियों के लिए जो अभी हाई स्कूल पास करके निकले हैं या निकलने वाले हैं, कि जो हमारी पहले पारंपरिक शिक्षा होती थी कि हम पर सब्जेक्ट थोप दिए जाते थे, बिल्कुल, और हम उसको पढ़ते रहते थे बिना अपनी स्वेच्छा की, मर्जी के। पर अब जो युग है ये व्यावसायिक युग है, प्रोफेशनल युग है, बिल्कुल, और आधुनिक युग है, और एक प्रतिस्पर्धा का युग है। तो पहला हमें जो संदेश मिला आपसे, जो हमने बात की कि हाई स्कूल के बाद आप जो भी सब्जेक्ट का चयन करें, उस सब्जेक्ट को चयन करें कि जो आपके पसंद के अनुरूप हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप साइंस सब्जेक्ट लें, मैथ्स लें, आप म्यूज़िक ले सकते हैं, बिल्कुल, आप आर्ट ले सकते हैं, बिल्कुल, आप होम साइंस ले सकते हैं, कोई भी, बस उसमें आपको आगे टॉप करते जाना है। बिल्कुल, नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। और यदि नॉलेज होगा तो सारे सब्जेक्ट सभी अच्छे हैं जी, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर, सारे सब्जेक्ट से आप अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने 11th ले लिया। भाई साहब को गुस्सा तो हुए, लेकिन मैं कंटिन्यू जाने लगा। तो अब जब जाने लगा तो उन्होंने भी फिर डिस्टर्ब नहीं किया। फिर मैंने 12th क्लास में जो है जैसे ही पहुंचे, तो हमको इतना ज्ञान नहीं था कि जब हम 12वीं एग्रीकल्चर से करते हैं तो इसके बाद कॉलेज कैसे मिलता है। तो बड़े भाई साहब पता नहीं कहाँ से क्या संपर्क हुआ उनका, तो कहीं संपर्क किया उन्होंने। तो उस समय प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो है चलता था। अच्छा। ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन। तो फॉर्म भी जो है पोस्ट ऑफिस में मिलते थे लाइन लगा करके। PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जैसे वो एंट्रेंस टेस्ट है। यदि वो आप टेस्ट निकालेंगे तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था। अच्छा अच्छा। तो अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, वो टीचर्स आज दुनिया में तो नहीं हैं। अच्छा। लेकिन मेरे मार्गदर्शक हैं। अच्छा। श्री राम गोपाल गुप्ता सर। वो अभी किसी कारण बस लास्ट 2 ईयर बिफोर कोरोना काल में वो एक्सपायर हो गए। लेकिन उन्होंने मेरे को निःशुल्क 2 से 3 महीने पढ़ाया। मैं उनको नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को निःशुल्क शिक्षा दी, पूरा गाइड किया। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, और जब रिजल्ट आया तो काउंसलिंग की बात करते हैं। काउंसलिंग में इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी काउंसलिंग में भी दिक्कत हो जाती है, ना समझ होती है। क्योंकि पहला मेरा चांस था 12th के साथ में, क्योंकि इस टेस्ट को निकालने के लिए सालों तैयारी करना पड़ता है जी। तो हम तो 3 महीने किए थे श्री राम गोपाल गुप्ता सर के माध्यम से। तो जब काउंसलिंग हुआ तो बड़े भाई साहब भी साथ में गए। तो उसमें 2 प्रकार की काउंसलिंग होती है, एक फ्री सीट, एक पेमेंट सीट। तो फ्री सीट में थोड़ा सा पैसा कम लगता है, पेमेंट सीट में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो लेकिन एक सीट थी कैटेगरी में, एक सीट थी पूरे MP में। तो
मैंने भाई साहब से कहा कि सिलेक्शन तो उसमें काउंसलिंग अपन भाग लेंगे लेकिन होना नहीं है क्योंकि एक है। तो उन्होंने कहा तो क्या हो गया, फॉर्म डालने में क्या दिक्कत है। तो कभी कभी हम चूक जाते हैं और फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। हाँ, सही बात। तो अप्लाई किया, और अप्लाई किया तो काउंसलिंग जो है ओपन होती है हॉल में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में काउंसलिंग हो रही थी। तो हाँ, हम लोग वहीं सुन रहे थे, अलाउंस में नाम आया। तो जैसे ही नाम आया तो मेरा सामान्य कैटेगरी में, सामान्य सीट में मेरा चयन हुआ। अच्छा। रिजर्व कैटेगरी तो छोड़ करके, क्योंकि नंबर ठीक थे, तो सामान्य सीट में, पेमेंट सीट में हुआ। अच्छा। लेकिन उस जमाने में 30,000 रुपए काउंसलिंग में लगते थे, सन 2003। अच्छा। तो 2003 में भी 30,000 रुपए कम नहीं होता था, लेकिन बड़े भाई साहब ने जैसे तैसे करके लोगों से अपने व्यवहार से पैसा कलेक्शन किया और सबमिट किया। एडमिशन हुआ। जब एडमिशन की बात आई तो कहाँ लेना है, तो फिर मैंने भाई साहब से पूछा, क्योंकि पैसा तो वो खर्च कर रहे थे। पूछा, मैं बाहर निकला कि कहाँ लेना है, तो बोले ऐसा करे कि अपना रीवा मिल रहा क्या। रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सारे अपने 8-10 कॉलेज थे पूरे एमपी में जी। तो मैंने कहा रीवा मिल रहा है, तो बोले रीवा ले लीजिए। तो रीवा में काउंसलिंग लिया और हमारा एडमिशन भी हो गया। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं कि फ्री सीट, पेमेंट सीट, दोनों में जब भी हम काउंसलिंग कराएं तो दोनों में टिक कर दें। कभी कभी क्या होता है, छात्र फ्री सीट में तो जो है टिक कर देते हैं, लेकिन पेमेंट सीट में उसमें टिक नहीं करते हैं। सिर्फ 10 से 15,000 रुपए का फर्क होता है। तो लेकिन हमारी साल तो बच गई। मान लीजिए यदि मैं फ्री पेमेंट सीट में काउंसलिंग में नहीं जाता, मैं फिर मुझे पीएटी टेस्ट के बाद मैं घर बैठ जाता, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो पेमेंट सीट में काउंसलिंग में गए, एक सीट थी, लेकिन अपन ने अप्लाई किया तो सामान्य सीट में हुआ। फिर 2 महीने बाद कॉलेज के जहाँ अपने अकाउंट डिपार्टमेंट, वहाँ से मैसेज आता है कि आपका जो सीट रिटर्न, जो पैसा दिया आपने, वो वापस होना है। तो मैं गया, यानी आपका फ्री वाले उसमें हो गया। हाँ। तो फिर जो है 30,000 रुपये हमारा रिटर्न हुआ और फिर मेरा पूरा डिग्री फ्री ही हुआ। अच्छा। 4 साल जो पैसा लगना था वो पैसा ना लग करके पूरा फ्री हुआ। तो पेमेंट सीट में भी हमको काउंसलिंग में जाना चाहिए, और जाएंगे तो हमारा कम से कम तैयारी के लिए आप इंदौर जाएंगे, जबलपुर जाएंगे तो सालों आप मेहनत करेंगे, उसका खर्च लगेगा, लाखों रुपए पड़ेगा। तो ऐसे भूल नहीं करना है। मैं करने वाला था, लेकिन बड़े भाई साहब के आदेशानुसार मैंने किया तो हमारा उसमें हो गया। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद कई हमारे साथी, मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ, कई हमारे साथी ऐसे हैं कि वो ग्रेजुएशन जैसे ही करते हैं तो आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हमको अपने भविष्य में हम कौन से पद पर जा सकते हैं उसका भी हमारे योजना होना चाहिए। इसलिए योजना होना चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मान लीजिए आपने डिग्री कर लिया, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको क्लास 3 का ही पोस्ट मिलेगा। क्लास 3 मतलब ब्लॉक के अंदर ही आपको ड्यूटी मिलेगा, ग्रामीण स्तर पे मिलेगा। तो चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। तो वैसे मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो RAEO, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, हिंदी में बोलेंगे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वो पद मेरे को मिल सकता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर उसका मिल सकता है, लेकिन ब्लॉक लेवल का नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल का पोस्ट पाने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातकोत्तर चाहिए। तो हमारे कई साथी ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कारणवश वो MSc नहीं किए, तो प्राइवेट्स भटक रहे हैं या NGO में जा रहे हैं, मतलब इस पोस्ट पर नहीं पहुंचे हैं। तो मेरा कहना तो सभी छात्रों से यही है कि UG के बाद यदि हमको हायर पोस्ट पे जाना है तो PG करना बहुत ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन एक्चुअली मैं उस समय में जब हम पढ़ने जा रहे थे तो MSc इंग्लिश मीडियम में था टोटल। तो भाई साहब का कहना था कि कवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं कवर कर लूँगा। तो फिर जो है उन्होंने हिम्मत दिया कि चलो ठीक है, तो फिर MSc कर लीजिए। तो फिर स्टडी किया और MSc भी अच्छे फर्स्ट डिवीज़न करीब 71% से मेरा हो गया। अब क्या होता है कि MSc के जैसे ही मेरा डिग्री हुआ तो कोई भी छात्र हो या छात्रा हो घर बैठना नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाह रहा था। तो मेरे साथी थे, उनका मैं आज नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि पहला सीढ़ी मेरे वही है, श्री विनोद अहरवार, जो कि राजगढ़ में निवासी हैं और चंदनगर में रोजगार सहायक हैं। अच्छा। तो वो उस समय प्रधान NGO, जो कि इंडिया का टॉप NGO है, उसमें वो अकाउंटेंट का काम देख रहे थे पोल्ट्री फार्म में। तो मैं उनके घर गया, तो मैंने कहा कि मुझे अपने ऑफिसर से मिलाइए ताकि मैं बेरोजगार हूँ तो मुझे कुछ रोजगार मिल सके।
तो वो बोले जो है अभी मिलेंगे नहीं, सुबह 9:30 था, बोले मिलेंगे नहीं, अपन बाद में देंगे। मैंने कि नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन आप चलें। तो मैं जबरदस्ती करके उनको ले गया, खजुराहो जाना था। तो इत्तेफाक से वो बैठे मिल गए उनके ऑफिसर। अच्छा अच्छा। तो ऑफिसर मिल गए, उनका भी नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर जगन्नाथ गगोई सर। वो कि आसाम के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पोल्ट्री के डॉक्टर थे। तो मैं जैसे अंदर गया तो मेरा इंट्रोडक्शन लिया, डिग्री पूछा, तो उनको जो भी अच्छा लगा हो कि नहीं लड़का योग्य है, फिर उसको बुलाया विनोद जी को कि इनको ऐसा करो, ये नंबर आप दे दें, हमारे टीम लीडर स्टेट में हैं, उनसे बात करें। तो स्टेट टीम लीडर साहब का भी मैं नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी है। क्रेडिट आप सबको दे रहे हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। जी जी। और हमारे युवा साथियों सभी को फिर कहना चाहता हूं कि आप जब सफलता के शिखर पर पहुंचे तो क्रेडिट ज़रूर दें। और देखिए हमारे डॉक्टर साहब को पसीना भी आ रहा है, मैं ये मेहनत का पसीना है। हमारे स्टूडियो में एसी है, लेकिन इस समय तापमान 46-47 डिग्री है, तो एसी भी थोड़ा सा हमारा परेशान करता है, और ये मेहनत का पसीना है। बिल्कुल। तो ये आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं कमलेश शहरवार जी, साइंटिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, और बहुत अच्छा आज इंटरव्यू हमारा हो रहा है डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब अभी आपने जो नाम लिए जी, उनको प्रमुखता दी। मैं नाम लेना चाहता हूँ, स्टेट टीम लीडर जो है श्री अमजद खान। अच्छा, अमजद खान सर। तो जैसे ही मुझे नंबर मिला, देखिए पर्चा तो मैं था नहीं, लेकिन सर ने कहा कि आप मेरा नाम ले दीजिएगा, तो मुझे हिम्मत आया कि फ़ोन लगाने में क्या दिक्कत है। सही है। तो जैसे ही हम 11 बजे करीब ऑफिस से निकले, तो लगातार मैंने फ़ोन लगाया। लगातार दिन भर में कम से कम 100 कॉल मैंने लगा लिए होंगे, क्योंकि मेरी इच्छा थी रोजगार पाने की। और यदि हम किसी कार्य को दृढ़ संकल्प से, इच्छा शक्ति से, पूरा मेहनत से यदि ठान लेते हैं तो वो कार्य हो जाता है। ऐसा जो मैंने अनुभव लिया है। इसीलिए आज आपका इंटरव्यू हो रहा है कि हम हमारे साथियों को ये बता सकें कि सफलता के कौन कौन से वो सूत्र होते हैं। जी जी जी। तो मैंने फ़ोन लगाया तो रात में 10 बजे कॉल रिसीव हुआ जी। ले मैं हिम्मत नहीं हारा, डटा रहा। तो फ़ोन करके मैंने बताया, सर नमस्ते, मैं ये बोल रहा हूँ, और मुझे रेफरेंस डॉक्टर जगन्नाथ गगोई सर ने बात करने कहा था। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया है पूरे मध्य प्रदेश से, तो आप भी इंटरव्यू में शामिल हो जाइए। लेकिन मैं उनका गॉड गिफ्ट मानूंगा, क्योंकि मैंने अप्लाई तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। तो आप चंद्रनगर हमारा जो है, आप देखते हैं कि छतरपुर से 45 किलोमीटर है। तो रात में कोई साधन नहीं मिल रहा था, तो ट्रक मिला, ट्रक। क्योंकि यहाँ रात में 12 बजे लास्ट बस थी भोपाल के लिए। तो ट्रक जो जिसमें पेट्रोल डीजल लगा रहता, रखा रहता, टैंकर था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, बैठा टैंकर में। अब जैसे ही चले तो बसारी में उन्होंने 11:45 बजे ढाबा पे लगा दिया। अच्छा। तो मैंने कहा कि सर मेरे को भोपाल की लास्ट 12 बजे बस है, तो मेरे बस से जो है छूट जाएगी। तो बोले यदि आपकी बस छूट जाएगी तो मैं भोपाल आपको अपने ट्रक से ही ले जाऊंगा। अच्छा। ऐसा उन्होंने कहा। तो थोड़ा हिम्मत आया, मतलब वहां भी संयोग और किस्मत आपका साथ दे रही साथ दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं भोपाल आपको छोड़ दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पानी पिया, जो भी स्वल्पाहार किया, चल दिए। तो चौबेते गड्ढा आप जानते हैं कि हमारा ट्रक यहाँ से आ रहा था, और बस स्टैंड से बस चौबेते गड्ढा से क्रॉस हो रही थी। क्या बात है। तो फिर मैंने ट्रक से ही खड़े खड़े हाथ लगाया बस वाले को। संयोग हुआ। संयोग, आप लोगों की दुआएं हैं या ईश्वर की कृपा है, कुछ ना कुछ अदृश्य शक्ति तो रहती है। अदृश्य शक्ति मैं मानता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। और एक मुझे यहाँ पर बात याद आई, पिछले मैंने एपिसोड में कहा था कि मेहनत और किस्मत का एक संयोग होता है। आप ये बिल्कुल ना माने कि केवल आप मेहनत ही करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा बहुत ईश्वर को मानते हैं तो जितना भी % कह सकते, किस्मत का भी संयोग होता है। बिल्कुल। पर केवल आप किस्मत के भरोसे बैठ जाएं और मेहनत ना करें। नहीं, मेहनत तो पहले चाहिए। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आपको फिर आप भोपाल निकले। तो जैसे हाथ दिया तो बस वाले ने रोक दिया। अब मुझे पेमेंट करना था ट्रक वाले का, तो उनको भी मैं यहाँ सबको बताना चाहता हूँ। उस समय 20 रुपए देना था। मैंने कहा आप 100 रुपए लीजिए, मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मुझे आपने बस पकड़ा दी। बोले नहीं, मुझे 20 ही चाहिए। अब जिद में रहेगा, मैंने आप 100 रुपए लीजिए। 100 रुपए दिया। मैं बस में बैठा, ट्रक आगे निकल गया। फिर आगे 10 किलोमीटर दूर आपके यहाँ से सागर रोड, ट्रक वाले ने हाथ दिया बस वाले को। मैं उन ट्रक वाले को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए गॉड गिफ्टेड थे। वो भी मतलब कोई अदृश्य शक्ति बन के आए थे आपके लिए। मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में उनका भी योगदान है। तो हाथ दिया, फिर बोला चंद्रनगर वाले भैया जो आए थे उनका मुझे 80 रुपए लौटाना है। तो फिर उन्होंने 80 रुपए रिटर्न किया।
तो मैंने कहा आप काय के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपने मेरे को बस पकड़ा दी तो मैं कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने 80 रुपये लौटाया। देखिए, यदि हमारी नीति सही है, नियत सब सही है, तो हमको कोई पीछे नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो उनको भी मैंने यहाँ पर जोड़ा, क्योंकि उनका भी मेरे इस मुकाम पहुँचाने में योगदान था। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि लोग उन स्तंभों को भूल जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए, है ना। उनको जरूर, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, जी बिल्कुल, चाहे बिल्कुल पहली पंक्ति का व्यक्ति हो, निचले स्तर का हो, मध्यम स्तर का हो, हमेशा सबको याद रखना चाहिए। तो भोपाल पहुंचे जी, तो सबसे पहले मैं पहुंचा, सर से मुलाकात हुई। तो एक पोस्ट था पूरे एमपी में, मैं तो फ्रेशर था, एमएससी के बाद मेरे पोस्ट एक्सपीरियंस तो नहीं था। बाकी 4-4, 5-5 साल एक्सपीरियंस वाले 15-20 लोग थे जो एमएससी कर चुके थे और एक्सपीरियंस होल्डर थे। तो अब ये मुझे मालूम नहीं था एक ही पोस्ट है, लेकिन मैं रिटन टेस्ट दिया। रिटन टेस्ट के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, 10 लोग रह जाते हैं, एक स्टोरी बोलते हैं, उस पर डिस्कशन करना पड़ता है। तो ग्रुप डिस्कशन हुआ, फिर पर्सनल इंटरव्यू हुआ। 3 स्टेप थे उस प्रधान एनजीओ वाकई में इस इंडिया का सबसे टॉप एनजीओ है। अच्छा, मैं उनको भूलूंगा नहीं। प्रधान पूरे इंडिया का टॉप एनजीओ, और बिल गेट्स जो टाटा जो आपके फाउंडेशन है वो इनको फंड करते हैं। तो एक हफ्ते बाद कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप आ जाइए। तो मेरा उस समय यहाँ सिरोंज में हुआ था, लेकिन वहाँ की टीम को पता चल गया कि मेरे एक साथी वहाँ थे, श्री किरार सर, मेरे करंट सीनियर थे। क्योंकि उनसे मैं बात करने लगा तो कहीं ना कहीं से लीकेज हो गया। तो उस एनजीओ की मैं अच्छा ही बता रहा हूँ कि इतना ऑनेस्ट है और इतना अच्छा है कि ताकि ये आपस में वो ना करके और अच्छा फिर काम इफेक्ट होगा काम पर। तो उन्होंने फिर वहाँ से मेरे को डिस्टर्ब करके सिर्फ बैतूल भेजा। अच्छा। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट थी, एग्रीकल्चर का मेरा पूरा भार था। तो मैं गया, ज्वाइन किया, और उस जो मुझे लोकेशन मिला था भौरा, सायपुर के पास में है, और इटारसी से लगभग 40 किलोमीटर। भौरा। तो वहाँ रहने के लिए मकान थोड़ा सा, क्योंकि ग्रामीण स्तर का था, पंचायत स्तर का था, लेकिन कस्बा टाइप का था, तो मकान मिलने में असुविधा होती थी। लेकिन मिला मकान, तो उसमें पूरी सुविधाएं तो नहीं मिल सकती हैं। तो पानी की सुविधा नहीं था और टॉयलेट की सुविधा नहीं था, तो हम बाहर जाते थे क्योंकि जीवन यापन करना है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी एक नाम लेना चाहता हूँ, वहाँ थे आपके बिहार के रहने वाले थे, चच्चू भैया हम कहते थे, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने हमको पानी की व्यवस्था किया और टॉयलेट भी उन्होंने अलाउ किया, आप कभी भी जा सकते हैं। और उस समय मेरे को 2009 में 9,000 रुपये मिलता था, तो अपना खर्च चलाता था। साथ में बड़े भाई साहब की बच्चों को भी मैं साथ में रखता था। अच्छा। एक 4th क्लास में बच्ची थी, एक 1st क्लास में थी, दोनों को साथ में रखा क्योंकि उन्होंने मेरे को पढ़ाया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा भी फर्ज है तो सही कि बात उनके बच्चों को मुझे पढ़ाना, तो पढ़ाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो मैं साथ में ले गया। इसके बाद भी मैं 2,000 रुपये भाई साहब को पर मंथ देता था। क्या बात है कि उन्होंने पैसा खर्च किया तो उनके भी कुछ जाए, क्योंकि वो टीचर थे तो मैं जानता था कि उनकी सैलरी क्या होती थी। तो दोस्तों, इस वार्तालाप को आगे हम बढ़ाएंगे और एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अभी हमारे डॉक्टर कमलेश अहरवार जी से हम बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी शिक्षा के साथ साथ एक जॉब पाई, प्राइवेट जॉब पाई, और अब हम आते हैं कि जो आपने सरकारी जॉब पाई जी। एक और रोचक जानकारी मुझे आपके बारे में पता चली है जी, उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे युवा साथी पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन बेरोजगार घूम रहे हैं आज, या साधारण भाषा में कह सकते हैं कि सड़क पे घूम रहे हैं। बिल्कुल। फिर वो कोई छोटा मोटा काम करने लगते हैं, इंजीनियर उनके पीछे लगा है, डॉक्टर शब्द उनके पीछे लगा है, लेकिन वो काम कुछ दूसरा करने लगते हैं। ऐसा क्या था कि जो मुझे आपके बारे में जानकारी पता चली कि आपको कई सारी नौकरियां ऑफर हुई, आपने की भी, और अभी जो आप वर्तमान में है ये शायद आपकी 7वें 8वें नंबर की नौकरी। 7वें 8वें नंबर की है।
तो ये कैसे होता गया? ये क्या कोई चमत्कार था, आपकी मेहनत थी, या जो भी था वो आप थोड़ा सा जी बताएं। मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। तो मेरा पहला पोस्टिंग प्रधान एनजीओ में हुआ, जी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में रहा जी लेकिन मेरा सपना था कि मुझे आगे बनना है और क्लास 2 ऑफिसर बनना है, जी 2nd श्रेणी का अधिकारी बनना है। जी। और दूर भी था, जाने में समय लगता था। तो मैं अप्लाई कर दिया दूसरे उसमें, तो अप्लाई कर दिया। अब फिर वहाँ से जो अधिकारी थे वो छोड़ नहीं रहे थे, बोले आपको कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा पैसा का भूखा नहीं हो, मुझे तो गवर्नमेंट लाइन में जाना है। टारगेट आपका कुछ और था। मेरा और था, मुझे गवर्नमेंट लाइन में जाना है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जाइए। फिर मैं आशा एनजीओ टीकमगढ़ ज्वाइन किया। तो 1 महीने काम किया, लेकिन मेरा सपना था गवर्नमेंट लाइन में जाने का। उसके लिए आप क्या करते रहे साइड में? साइड में मेरा करते रहे? बिल्कुल, मैं लगातार एक नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है। उसके क्वालिफाई के बाद आप साइंटिस्ट के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लगातार नेट की तैयारी सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे निरंतर यानी वो रहा। काम भी आप कर रहे थे, जॉब कर रहे थे अपनी? जी, क्योंकि एनजीओ का काम था तो निश्चित फील्ड वाला काम होगा, बहुत मेहनत का काम था। साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे? मैं पढ़ाई करता रहा, क्योंकि घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और जब नेट का हम बात करते हैं, क्योंकि इंडिया लेवल का टेस्ट है, तो अच्छी बुक्स जो राइटर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, ना कि हमको यहाँ से जो मिल जाए वो। तो सलाह ले लें, जो भी आपके मार्गदर्शक हैं, जो भी आपके गुरु हैं, सलाह लेने के बाद ही बुक्स का चयन करें, फिर स्टडी करें। तो मैं भी सलाह लेता रहा, क्योंकि मैंने तीसरी बार में निकाला, पहली बार में तो नहीं निकाल पाया क्योंकि उस लेवल की बुक्स मैंने नहीं पढ़ा। फिर दूसरी बार में नहीं निकला, तो फिर तीसरी बार में निकला। अब कैसे निकला वो बताना मैं चाहता हूँ। तो उसके पहले मैं जब टीकमगढ़ में ज्वाइन किया, तो कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़, कृषि विज्ञान केंद्र छतरपुर कि एसआरएफ की और प्रॉपर टीकमगढ़ के लिए एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो एक प्रोजेक्ट के लिए जॉब निकला। अच्छा। लेकिन मैं कृषि विज्ञान केंद्र के कांटेक्ट में रहा कंटिन्यू। वहाँ के अधिकारी थे डॉक्टर तोमर सर, और बहुत अच्छे थे, जुड़ रहा। तो जैसे ही वो निकला, पेपर में निकला, तो मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि पहला के बाद 2nd स्टेप वो हैं डॉक्टर बंसीलाल साहू सर, अभी वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में साइंटिस्ट है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ जगह निकली है, आप आइए। तो मैं गया, तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा, इसको कैटेगरी में नहीं था, मैं फिर बताना चाहता हूँ, रिजर्व नहीं था, सामान्य में था, लेकिन मैं अप्लाई किया। तो अप्लाई के बाद इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में मिला। लेकिन जब कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव पहुंचा, तो यहाँ तो वेल क्वालिफाई सभी के पास पीएचडी था, नेट भी था। तो मुझे भी लगा कि अब मुझे तो अपग्रेड करना पड़ेगा, मैंने डॉक्टर शब्द जोड़ना है। तो फिर यहाँ से मेरी पीएचडी की इच्छा तो शुरू से थी। जब मैं एमएससी कर रहा था, तो एमएससी में ही मैं पीएचडी का सिनॉप्सिस बना के रख लिया था। 10 पेज की वो टाइटल होता है, उसमें क्या क्या कार्य करेंगे, तो मैं बना के रखा था। और मैं वहाँ फिर नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर के एन नामदेव, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं रीवा में। अच्छा। उन्होंने पूरा मुझे गाइड किया, तो मेरा सिनॉप्सिस बनवा दिया था। तो टारगेट तो था, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि कैसे करूं मैं, मंच नहीं मिल रहा था, क्योंकि मंच मिलना बहुत कठिन काम होता है। तो मंच, अब कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में आया तो मंच मिला। यहाँ वेल क्वालिफाई सभी मिले, एमएससी, पीएचडी, नेट। मेरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपको साइंटिस्ट बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो अकेले डिग्री से कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं नेट निकल गया, पीएचडी हो गया, तो इसके साथ साथ रिसर्च पेपर भी चाहिए, बुक्स भी, पब्लिकेशन चाहिए, आकाशवाणी का भी टॉक चाहिए, डीडी का भी न्यूज का टॉक चाहिए, आर्टिकल चाहिए। मतलब 80 नंबर का आपको जो बायोडाटा चाहिए, और 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो हमको अब डिग्री के अलावा ये सब साइड में करना पड़ता है। तो वो भी मैं साइड में जब यहाँ जुड़ गया कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में, तो मैं कंटिन्यू में ले लिया। अच्छा। करता रहा। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट स्वीट पॉइजन होते हैं, तो हमको उसमें अपना लाइफ को नहीं बताना चाहिए। यदि इसने लाइफ बता दिया तो उसकी जीवन खत्म है। तो मेरे मन में था कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, बस यह इस मंच का उपयोग कैसे करना है ये आना चाहिए। तो नेट का तैयारी में करता रहा, पीएचडी का भी मैंने अप्लाई कर दिया।
पीएचडी में डॉक्टर बीना पाणी मैडम का सहयोग रहा, उनका मैं नाम यहाँ लेना चाहता हूँ। चलता रहा और जूनियर साइंटिस्ट यानी प्रोग्राम असिस्टेंट बोलते, उसका जगह निकला पूरे एमपी में एक। अच्छा। तो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत निकला। तो 2012 में हम अप्लाई किए थे। तो हमारा पीएचडी कंप्लीट हो गया और जब इंटरव्यू देने जाना था मुझे राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में, उसके अगले दिन नेट था। तो जब हम वहाँ इंटरव्यू देने गए, एक पोस्ट था, 100-150 लड़के थे, क्योंकि एमएससी लेवल पे पोस्ट था, 150 लड़के थे कम से कम। तो लगता तो नहीं था कि होना है, लेकिन हम इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद 15-20 दिन बाद कॉल लेटर आया कि आपका सिलेक्शन कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में हो गया। तो मैं इस्तीफा दिया, यहाँ प्रोजेक्ट में था, जन्म चाहिए, लाइफ तो था नहीं। तो शिवपुरी 2016 में ज्वाइन किया। लेकिन अगले दिन जब नेट था तो फिर मैं सलाह लिया लोगों से, जो मेरे एक्सपर्ट थे, जो गुरु थे, उनका नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर। अभी वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया। तो परामर्श लिया कि सर मेरा नेट है, भोपाल में है। तो बोले नहीं, नेट देना चाहिए आपको। तो फिर मैं गया और 3rd अटेम्प्ट था मेरा, वेजिटेबल साइंस से था मेरा। तो अब उसमें माइनस मार्किंग होती है। मैं सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर माइनस मार्किंग आए तो वहाँ पर हमको लिमिटेड ही प्रश्न अटेंड करना है, लिमिटेड ही क्वेश्चन अटेंड करना है, ताकि नेगेटिव ज़्यादा आप मार्किंग हो जाएंगे तो फिर आपके प्लस वाले भी माइनस हो जाते हैं। हाँ। तो 1/3 का माइनस मार्किंग था। यदि 3 क्वेश्चन आपके गलत तो 1 क्वेश्चन साथ में लेके जाएगा। अच्छा। तो उस समय 50% पासिंग मार्क चाहिए था नेट के लिए। तो मैंने 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, क्योंकि 75 चाहिए था। तो मेरा उसमें काम हो गया और नेट क्वालिफाई भी हो गया 2016 में। वहाँ डॉक्टर पुनीत राठौर थे शिवपुरी में। जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा था कि आप 1 साल नहीं रुकेंगे और आप यहाँ से निकल जाएंगे। भविष्यवाणी कर दी उन्होंने मेरा बायोडाटा देख के। मैंने कहा सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो ठीक है। तो जैसे ही मेरा नेट निकला और वैकेंसी वैसे ही आ गई जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत। साइंटिस्ट का वो भी पूरे एमपी में एक था। तो फिर आप वहां चले गए। लेकिन उसका बताना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी 2013 में निकली थी। उस समय मेरे पास पीएचडी भी नहीं था, नेट भी नहीं था। अच्छा। लेकिन पता नहीं किस कारण बस कैंसिल हुआ। हो सकता है मेरे लिए पोस्ट बनाई गई हो, संयोग रहा। तो 2013 वाली पोस्ट कैंसिल होकर 16 में निकला। तो मेरे पास नेट भी था, पीएचडी था। अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद वहाँ भी कंपटीशन तो था ही, क्योंकि अप्लाई के लिए नेट चाहिए, पीएचडी चाहिए। तो अपने पास दोनों था, लेकिन और साथी भी थे। तो इंटरव्यू दिया। तो उनका मैं बहुत आभारी हूँ, उनका नाम फिर से लेना चाहता हूँ। हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन सर। अच्छा। इसके बाद कुलपति ही बने हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के। तो मेरा परिचय तो था नहीं, लेकिन मैं मिला उनसे और मैंने कहा सर मुझे छतरपुर चाहिए। बोले छतरपुर चाहिए, अभी तो इंटरव्यू हुआ नहीं है। एक दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा सर इंटरव्यू तो हो जाएगा, जब यहाँ तक पहुँचे तो वो भी आप लोगों के पास हो जाएगा। बोले ठीक, इंटरव्यू दीजिए आप। तो इत्तेफाक से मेरा वहाँ भी साइंटिस्ट में सिलेक्शन हुआ। क्या बात है। और डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन सर माननीय कुलपति महोदय जी का मैं आभारी हूँ कि आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में इस पोस्ट पर पदस्थ हूँ। तो हम अपनी इच्छा शक्ति, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में कार्य करते हैं, लगन से काम करते हैं, दृढ़ संकल्प से काम करते हैं, तो हमारे सारे काम होते हैं। लेकिन कहना चाहता हूं कि हमको पूरे पॉजिटिव व्यू में काम करना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। किसी के बारे में गलत नहीं कहना है, किसी का हमको बुराई नहीं करना है। क्योंकि देखिए हमारे आगे बढ़ने के लिए हर इंसान के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, लेकिन वो एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं बुराई करने में, चुगली करने में, उसको नीचे गिराने में। तो एनर्जी जब डाइवर्ट हो जाएगी तो आप मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव व्यू में आप काम करें। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इस पर ध्यान ना दें। क्योंकि अभी मैं साइंटिस्ट हूं, लेकिन मैं अभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ा भी रहा हूं, बताना चाहता हूं। अच्छा, हाँ, ये बात तो और मैं आपसे करना चाहता था जी, कि एक और आपकी खूबी पता चली है कि आप निःशुल्क कोचिंग देते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ क्या टारगेट रहता है, किस क्लास के बच्चे रहते हैं? जी, ये बताना चाहता हूँ। मेरे अंदर इच्छा क्यों जागी, क्योंकि मुझे भी निःशुल्क पढ़ाया। और एक नाम भूल गया मैं, निःशुल्क पढ़ाया और कहीं ना कहीं अभाव का जीवन भी आप जी के आए। पूरा जमीन से मैं जुड़ा रहा और देखा। एक नाम मैं भूल गया हूँ, हमारे श्याम बिहारी गौतम सर हैं, अभी वर्तमान में परियोजना अधिकारी हैं यहाँ छतरपुर में ही। तो उन्होंने
इंग्लिश मेरे को निःशुल्क पढ़ाया 2-3 माह, तो उनका भी मैं आभारी हूँ और ऋणी हूँ। उन्हीं का कर्ज मैं अभी चुका रहा हूँ सभी का। तो जो है मेरे मन में विचार आया कि जिस तरह से करके मैं तो वैज्ञानिक बन गया, अधिकारी बन गया, लेकिन हमारे गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। और मुझे अपने नॉलेज को अपडेट भी रखना है। तो नॉलेज कैसे अपडेट होगा, जब तक आप पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने का मैं लगभग 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। जो छात्र 12वीं में पास हो जाते हैं, 12वीं के बाद कॉलेज कैसे मिलता है उसको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, उसका भी तैयारी में कराता हूँ जी। जो ग्रेजुएशन बच्चे कर लेते हैं वो एमएससी कैसे मिलना है उसका एंट्रेंस का तैयारी में कराता हूँ। जो बच्चे एमएससी कर लेते हैं, नेट कैसे निकालना है, पीएचडी कैसे करना है, उसका भी पूरा कैरियर गाइडेंस पूरा कार्य में करता हूँ। और कम से कम 8 से 10 बच्चों को प्राइवेट जॉब और 2 से 3 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स, 2 बच्चों को कॉलेज मिल गया, एक को लड़की को कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ मिला है, लड़के को कृषि महाविद्यालय रीवा मिला है, और एक लड़के को जो है चित्रकूट में एमएससी के लिए मिला है। तो जो मुझे बहुत हर्ष होता है, खुशी होती है कि मेरे पढ़ाने से बच्चों का भला हुआ। यानी एक सामाजिक अपना दायित्व भी आप निभा रहे हैं जी। बिल्कुल। तो साथियों, आज के हमारे छोटी सी बात में हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश अहरवार जी, जो साइंटिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में। और अब हम कार्यक्रम को विराम देने वाले हैं, और विराम देने से पहले हमारे बुंदेली रेडियो 90.8 FM की स्टूडियो और हमारे कार्यक्रम छोटी सी बात के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कुछ संक्षिप्त में हमारे युवा साथियों और छात्रों को कुछ टिप्स दें आप जी, ताकि जीवन में वो सफलता प्राप्त कर सकें। बिल्कुल। देख लेना कैमरे की तरफ, मोबाइल की तरफ। तो आपने मुझे टिप्स देने के लिए बोला है कि जो भी हमारे युवा छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, तो अपन को किस तरीके से पढ़ाई करना है कि उनको अपनी मंजिल पर कैसे पहुँचें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी का मैं तरीका बताना चाहता हूँ जो मैंने किया है। तो जैसे मान लीजिए जो छात्र अभी 10th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट आपके 10th में 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, 11th में भी यही होता है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं हमको सबको इम्पोर्टेंस देना है। कभी कभी छात्र क्या करते हैं कि हमको हिंदी नहीं पढ़ना है, हमको सोशल साइंस नहीं पढ़ना है, संस्कृत नहीं पढ़ना है। तो ये नहीं करनी, गलती करना है। क्या होता है, जब परसेंटेज होता है तो सभी सब्जेक्टों का जुड़ करके परसेंटेज बनता है। तो जो मैं पढ़ता था पूरे सब्जेक्ट वाइज में टाइम टेबल बनाता था, और आधा से 1 घंटे हर सब्जेक्ट को मैं पर डे टच करता था, ताकि सभी सब्जेक्ट टच कर लें। और जब सभी सब्जेक्ट टच करेंगे तो उसका सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम होगा तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो जितने भी विषय हैं सबका टाइम टेबल के हिसाब से, जब भी आपको सुविधा लगे, सुबह कितने बजे पढ़ सकते हैं, रात में कितने बजे घंटे पढ़ सकते हैं। तो मैं सुबह, मेरा दिन चल रहा था कि सुबह में उठ जाता, 4 बजे में उठ जाता था। तो सुबह की पढ़ाई क्या थोड़ा अच्छा लगता था, तो 2 घंटे 3 घंटे सुबह पढ़ लेता था, 2-3 घंटे शाम को पढ़ लेता था। और दिन में तो आपका स्कूल जो कार्य वो तो करना ही करना है। तो यदि हम टाइम टेबल के हिसाब से सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वाकई में आपका परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरी चीज़, जो छात्र अभी 10th में पढ़ रहे हैं और 10th के बाद कहाँ उनको जाना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूँ। जो छात्र 10th पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर ली है, जो रिजल्ट तो खैर आ गया है, तो पूर्ण कर लिए है, तो उनको प्रयास करना है टेक्निकल लाइन में जाना चाहिए। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में फ़र्क मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मेरी डिग्री है बीएससी एग्रीकल्चर, टेक्निकल है। मेडिकल में जाएंगे, नीट से निकालेंगे, मैं भी एमबीबीएस करेंगे, वो टेक्निकल है। इंजीनियरिंग करेंगे, वो टेक्निकल है। लेकिन आप बीए करेंगे, सिंपल बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, जी नॉन टेक्निकल है। तो नॉन टेक्निकल से आप हायर पोस्ट तक जो ब्रिलियंट होकर जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब आपने टेक्निकल डिग्री कर लिया, जैसे मान लो 10th के बाद आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया, तो ये लाइन एकदम क्लियर हो गई। तो 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक का, जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक पॉलिटेक्निक कॉलेज रहता है, वहाँ संपर्क करें। तो उसमें किस तरीके से वहाँ एंट्री कर सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जो अभी छात्र 10th कर चुके हैं वो पॉलिटेक्निक की ओर जाएँ, ये मेरा सजेशन है। जो छात्र 12th, जो जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं, तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का फॉर्म डाल दें ताकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। साइंस वाले बच्चे हैं वो नीट का जो है फॉर्म डाल दें ताकि उनको एमबीए डिग्री मिल जाए। जो इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं, जैसे मैथ्स से किया है, तो अपनी
इंजीनियरिंग वाली लाइन जैसे आपका AIEEE है, जो भी टेस्ट होते हैं उसका टेस्ट दें, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन करें। तो यदि हम टेक्निकली जो डिग्री मिलेगी उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस टेस्ट आप सलाह लेंगे और जो भी आपके गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनसे मार्गदर्शन लेंगे तो टेस्ट निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि आप टेक्निकल में जाएंगे तो आपको अच्छी पोस्ट तक जा सकते हैं, और यदि सिंपल आप कर लेंगे, टाइम पास करेंगे, तो आप अच्छे पदों पर नहीं जा सकते हैं। जी मेरा सुझाव है। तो ऐसा हमको करना है। साथ ही मैं और बताना चाहता हूँ, जो छात्र हमारे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वैकेंसी निकलती है उसका मैं अवगत कराना चाहता हूँ। तो उसमें वैकेंसी जो निकलती है, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो जैसे मान लीजिए आपने BA कर लिया या BSc कर लिया या BSc एग्रीकल्चर कर लिया, तो इसमें 2 प्रश्न पत्र आते हैं। एक तो सब्जेक्ट का रहता है जिससे हमने डिग्री किया है, तो सब्जेक्ट तो हम लोग कवर कर लेते हैं, कोई भी हो। लेकिन एक होता है आपका सी सेट में क्या होता है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, GK है, इंडिया GK, MP GK, कंप्यूटर, ये सारे 100 नंबर का होता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरा सुझाव है, या तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन कोचिंग के लिए सबसे बेस्ट बैनर इंस्टीट्यूट है, तो सब्सक्रिप्शन ले लें। 1 साल का लगभग 2000 का होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो पैसे से असमर्थ हैं या ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने में असमर्थ हैं, तो बैनर इंस्टीट्यूट कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लें, तो आप पढ़ सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। जो सक्षम है, तो जो भी हमारे नियर अच्छी कोचिंग है उसको ज्वाइन कर लें। तो फर्स्ट ईयर के साथ साथ, सेकेंडरी के साथ साथ में सी सेट का कोचिंग कर लें, ताकि आपकी डिग्री आते आते, कंप्लीट आते आते आपका जो सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। इधर आपका जो ग्रेजुएशन का परफेक्ट हो जाएगा, उधर सी सेट का परफेक्ट हो जाएगा। जैसे वैकेंसी निकलेंगी आप अप्लाई करेंगे, आपका चयन हो जाएगा। हमको उस समय नॉलेज नहीं था, लेकिन अब नॉलेज हो गया कि ऐसा करना चाहिए। यानी कुल मिला के मेहनत 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 और सिर्फ मेहनत। जी। और एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे याद है, मैं बार बार उस चीज़ को याद करता हूँ कि आप 2 ही चीज़ कर सकते हैं। या तो पहले आप मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें, ताकि आगे का आपका जीवन आराम वाला बन सके। बिल्कुल। या फिर आप अभी आराम कर लें, फिर आगे के जीवन में गधे जैसी मेहनत बिल्कुल बिल्कुल करते रहें। तो चयन आपको करना है कि आप आगे के जीवन में आराम करना चाहते हैं या पहले आराम करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित ही आज की इस हमारी वार्ता से, जो डॉक्टर साहब से वार्ता हुई, हमारे युवा साथियों और छात्रों को कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा, जो हमारा प्रयास है, और हम अपने प्रयास में सफल भी होंगे। एक और मैं बताना चाहता हूँ जी कि कॉलोनी में रहता हूँ, छतरपुर में, बौद्ध विहार कॉलोनी में। तो वहाँ पर हम लोगों ने सभी ने मिलके वहाँ निःशुल्क लाइब्रेरी भी खोला है। अच्छा, लाइब्रेरी भी खोला है। और उस खोलने के लिए हमारे इस छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, पूरे मध्य प्रदेश में जो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से सहयोग मिला है। तो उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने सहयोग किया है। ऑनलाइन हमारे खाते में पैसा आया है, वो पूरा का पूरा पैसा हमने लाइब्रेरी में लगाया है। तो वहाँ उस लाइब्रेरी में आपका IAS की बुक्स भी हैं, PCS की बुक्स हैं, नीट की बुक्स हैं, MPPSC की बुक्स हैं, SSC की बुक्स हैं, सारी बुक्स लोगों ने निःशुल्क दिया है। क्या बात है। तो एक भारती जी हमारे PWD में SDO हैं, तो उन्होंने कम से कम नहीं तो 1 लाख की बुक्स उन्होंने अनुदान दी है। अच्छा, यानी आप सफ़र पर जब सच्ची नीयत से निकल पड़ते हैं तो फिर लोग आपका साथ देना भी चालू कर देते हैं। और जब भी मान लीजिए कोई जैसे गरीब बच्चा परिवार से है और उनकी शादी में कहीं कोई दिक्कत होती है, तो मैं यदि मैसेज टाइप करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ, तो 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये वैसे मोबाइल में आ जाते हैं, सामने वाले की पार्टी के पास चले जाते हैं। जैसे लड़की है तो उसके खुद के खाते में चले जाते हैं। और जैसे कोई बीमार हो गया, गरीब है, 4 लाइन लिख के डाल देता हूँ तो 25, 30, 40 हज़ार उस खाते में चले जाते हैं। तो ये लोग मेरे ऊपर बिलीव करते हैं, मैं उनका आभारी हूँ और इसी प्रकार सहयोग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर जो गाइडेंस दी हमारे छात्रों को, शिक्षा को लेकर तो गाइडेंस दी है, साथ ही आपने एक सूत्र और दिया कि समाज सेवा के द्वारा हम समाज का ऋण कैसे उतार सकते हैं, इस देश के कैसे काम आ सकते हैं, और ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी। तो डॉक्टर साहब, इसी वार्ता के साथ हम अब विराम लेते हैं, क्योंकि हमारा लग रहा है इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो चुका है। बिल्कुल। और आपका एक बार फिर हम स्वागत है और आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे बुंदेली रेडियो के स्टूडियो में पधारे। के सफलता पाने के लिए एक सूत्र देना चाहता हूँ जी, कि जब हम किसी भी कार्य में सफलता पाना है तो पहला होता है हमारा
कदम जिसको हम स्टेप बोलते हैं, तो पहला कदम तो आपको रखना पड़ेगा जी। आप जो है बोले कि हमको पहला कदम नहीं रखना है, फिर आप मंजिल पे चढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो पहला कदम, जो भी डिसीजन लेना है क्विक लीजिए, क्विक, सही है। तो पहला कदम। दूसरा हमारा होता है कंसिस्टेंसी, संगति। संगति। संगति यदि आपकी अच्छे लोगों के साथ में रहेगी तो आप अच्छे बन जाएंगे, खराब लोगों के साथ में रहेगी तो आप खराब बन जाएंगे। बिल्कुल। तो संगति का भी एक बहुत बड़ा फर्क होता है। तीसरा होता है पैसेंस, जिसको हम धैर्य कहते हैं। क्योंकि जब हम कोई कार्य को करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, तो मेरे भी पीछे कई लोग पड़े रहते हैं। हाँ, अड़चने आती हैं। बिल्कुल। लोग शिकवा गला शिकायत करते हैं जगह तक पर, लेकिन उसमें पीछे नहीं हटना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमारा जो दिशा है, हमारा जो टारगेट है, हमको पूरी नज़र उसी पे रखना है। बिल्कुल। कोई गाली दे रहा है, सुन लीजिए, कोई गलत कह रहा है, सुन लीजिए। इसको पैसेंस कहते हैं। तो यदि सफल होना है तो सफल तक के राज के लिए पैसेंस भी बहुत जरूरी है। यदि धैर्य होगा, यदि कोई कह रहा है तो उस समय के लिए शांत हो जाए। बिल्कुल। तो अपने टारगेट पे नजर रखें, अपने टारगेट पहले मंजिल पाएं। बिल्कुल। तो धैर्य भी रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हो जाएगा तो फिर आप सक्सेस को पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मेहनत, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे टिप्स हमारे डॉक्टर साहब ने दिए, और हम आपके एक बार फिर आ रही हैं बुंदेली रेडियो 90.8 FM और छोटी सी बात हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अगर हमारी इस वार्ता को आप सुनना चाहते हैं तो बुंदेली रेडियो 90.8 FM को अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी यूट्यूब चैनल छोटी सी बात को आप सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें और हमारे डॉक्टर साहब जैसे व्यक्तित्व आप तक अपनी वार्ताएं पहुंचाते रहें, आपको प्रेरित करते रहें। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। अगले किसी महानुभाव के साथ हम वार्ता को जारी रखेंगे और आप तक पहुंचाएंगे एक और छोटी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।